एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियां जो कि लड़कों से 4 ज्यादा थी, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 10 थे और लड़कियां 4 ज्यादा थी लड़कों से। दो कंडीशन हमें गिवन है और इसकी हमें अलजेब्रिकली इक्वेशंस बनानी है और ग्राफिकली में सॉल्व भी करके बताना है, ग्राफिकली मेथड से कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितनी है। ठीक, हमारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। पहला होता है ग्राफिकली, जो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकली। ठीक, सेकंड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्यूशन मेथड। थर्ड होता है हमारा इलिमिनेशन और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे शो करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो देखिए, हमसे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले मैं लेट कर रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉयज तो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स y है। लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज be x and number of girls be y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहली वाली लाइन से आप देखिए 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स का मतलब है कि कुल तो जो बच्चे थे वो 10 थे। अब वो लड़के होंगे या लड़के होंगे, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो कितने बच्चे जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये आ गई कि भैया दोनों लड़के और लड़कियां कुल मिला के तो वो 10 है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी इंफॉर्मेशन में ये गिवन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है ना, लड़कियां 4 ज्यादा है, तो ये मैंने x इधर लिख लिया और y इधर लिख लिया। ठीक, तो ये तो है बॉयज हमारे, ये है गर्ल्स। आपको अगर ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो आप एक मैथमेटिक मतलब कोई भी नंबर रख के आप इक्वेशन बनाइए कि लड़कियां ज्यादा है, लड़कियां मैंने मान ली कि ये 6 है और ये 2 है। ठीक है ना, अब आप देखिए ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा होगी। ये 2 है, ये 6 है, तो ये 4 ज्यादा है। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, इधर मैं अगर 4 माइनस कर दूं ना तो आप दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए लड़कियां 4 ज्यादा है, तो ये मैं माइनस कर दूंगा ना यहाँ पर 4, तो दोनों कर देंगे बराबर हो जाएंगे। ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पर, ये राइट हैंड साइड, दोनों कर देंगे इक्वल हो जाएंगे। तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी, देखिए ये मैं इस वाले टर्म को या तो इधर रहने दीजिए, ये हो जाएगी हमारी दूसरी वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिकली तो हम इस तरह से हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन को। दो इंफॉर्मेशन की गिवन होती है, दोनों से हमारी दो इक्वेशन बनती है। पहली इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है, ग्राफ पे बनाना है। तो देखिए ग्राफ पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को, जैसे ये पहली वाली इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रखना, बाकी सबको राइट में पहुंचाना। जैसे x + y = 10 लिखा हुआ है, तो मैं एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखूंगा, मैंने x को रख दिया इधर, तो y इधर जाएगा राइट में, तो कितना जाएगा 10 - y हो जाएगा। ठीक, आप इसे चाहे तो y इधर रख लेते, तब ये x इधर जाता तो ये -y, तो आप किसी भी इक्वेशन में बदल सकते हैं, और एक वेरिएबल हमारा लेफ्ट में चेक होना चाहिए, बाकी वाले राइट में जाने चाहिए। ठीक, तो ये वाली इक्वेशन हो गई। अब इसके मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं, मुझे इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इस वाले लीनियर इक्वेशन के। देखिए किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके, लेकिन उनमें से दो पॉइंट फाइंड करने, दो सॉल्यूशन, क्योंकि दो सॉल्यूशन मिलते ही एक लाइन बन जाएगी इसकी। ठीक, कम से कम दो जरूर फाइंड करने। तो आप देखिए मैं y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने y की जगह 5 पुट कर दिया, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 10 - y की जगह 5 पुट कर दिया 5, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर मैंने y की जगह 4 पुट करा यहां, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 4 कितने हो जाएगा 6। आप y की जगह 3 पुट करके 7 दे देगा। ठीक है ना, y की जगह 10 ही पुट कर दीजिए तो 10 - 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप कितने भी, तो हमें सिर्फ दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं।
तो इस वाली इक्वेशन के हमारे दो सॉल्यूशन ये आ गए। अब देखिए इस वाली इक्वेशन के और दो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं इसके। ठीक, आपको ऐसा नहीं लगाना है, ये वाली इक्वेशन नीचे लिखनी है, फिर उसी के नीचे आपको टेबल बनानी है इस तरह से। ठीक, अब देखिए इसे इसमें तो हमने पहले से ही एक वेरिएबल को एक तरफ रखा हुआ है कि भाई यहाँ तो पहले से ही x जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे वेरिएबल तुम्हारे राइट हैंड साइड में है और कांस्टेंट टर्म में कि ये y इधर है हमारा राइट हैंड साइड माइनस का 4 है। अब देखिए मैं y के लिए जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है ना तो उसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। जैसा y हमारा राइट में था तो मैंने y के लिए पुट करके वैल्यू, अब यहाँ पर भी राइट में y है तो मैं y के लिए वैल्यू पुट करूंगा। तो y के जगह आप कुछ भी रखिए, मैंने 10 पुट कर दिया। तो देखिए x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से आप y की जगह कुछ और पुट कर दीजिए, मैंने 8 पुट कर दिया तो x कितना हो जाएगा हमारा 8 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए इस वाली इक्वेशन के मैंने कितने सॉल्यूशन निकाले, दो सॉल्यूशन निकाले। अब मैं इस वाली दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे शो कर रहा हूं और देखिए ग्राफ से ही हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, मैंने ये y एक्सिस बना दी और ये हमारी x एक्सिस हो गई। आप जब इसे ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको याद आएगा। यहाँ पे थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, तो देखिए मैं एक एक का डिफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है हमारे बड़े बड़े नहीं जाते, तो मैं एक एक का डिफरेंस दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप माइनस में भी नंबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को शो कर रहा हूँ ग्राफ पे। तो ये देखिए 5,5, ये वाला पॉइंट जो हमारा 5,5 है, मुझे x एक्सिस पे 5 चलना है, y पे भी 5 चलना है। तो मैं यहाँ से ओरिजिन से पहले x एक्सिस पे देखूंगा, ये हमारी x एक्सिस होती है तो इसका हम देखेंगे 5, तो ये रहा 5, और ये होते हैं हमारे y एक्सिस, तो मैं देखूंगा y एक्सिस पे भी 5। तो देखिए इस वाले पॉइंट के सामने और इधर 5 के सामने जो पॉइंट मिलेगा ना वो हमारा 5,5 हो जाएगा। तो मैंने ये वाला पॉइंट देखिए 5 के सामने इधर 5 के सामने, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5,5। ठीक, फिर हमें पॉइंट देखना है 6,4 कि x एक्सिस पे तो हमें 6 देखना है, x की वैल्यू 6 है ना, तो x एक्सिस पे तो हमें 6 देखना है। तो मैंने यहाँ लिखा भी x एक्सिस पे 6, तो ये रहा, और y एक्सिस पे कितना देखना है 4, ऊपर की तरफ 4, तो इस 4 के सामने और इधर की 6 के सामने देखिए ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 6,4 इस तरह से। ठीक, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है हमें इस तरह से, एक लाइन बनेगी हमारी ऐसे, ये इस तरह से जाएगी ऐसे 10 से होती है। ठीक है ना, आपको तो लाइन बनानी है इस तरह से। तो ये वाली लाइन इक्वेशन लिख देंगे हम, ये हो जाएगी हमारी x + y = 10। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बना दी, तो 5,5 था, 6,4 था। अब दूसरी वाली जो लीनियर इक्वेशन उसे को सॉल्व करते हैं। देखिए 6,10, तो सबसे पहले मैं x पे कितना चलूंगा 6, तो मैं यहाँ x पे गया 6 और y पे कितना चलना हमें 10, तो 5 पर गया 10, तो इस 6 के सामने और इधर 10 के सामने देखिए ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये हो जाएगा 6,10। ठीक, फिर चलना मुझे x पे कितना 4 और y पे कितना चलना 8, तो x एक्सिस पे 4 ये रहा और y पर 8 ये रहा। तो देखिए इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर 4 और 8 के सामने ये हो जाएगा 4,8, और इन दोनों पॉइंट को हमें मिलाकर एक लाइन बनानी है इस तरह से। देखिए मैंने इस वाली लाइन को यहाँ मिला दिया, ठीक है ना, और ये लाइन इधर बढ़ा दी इधर, और ये लाइन ऐसे करके इधर बढ़ा जाएगी ऐसे। ठीक, इस तरह से हमारी लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी x = y - 4 वाली। अब देखिए जहां पर ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है ना, ये वाला पॉइंट जहां पर ये दूसरे को काटेगी, ये इसका सॉल्यूशन होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाली। तो अब देखते हैं ये वाली लाइन इस वाली लाइन कहां काटा। तो देखिए x एक्सिस पे कितना है, ये आ रहा है यहाँ पे 3 के सामने। देखिए ये वाला जो लाइन आएगी ना यहाँ पर आ रही है 3 के सामने, आप ग्राफ पे देखना है 3 होगी, ये जो ना 7 के सामने होगी इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट, ये जो पॉइंट आएंगे ना, ये आएंगे हमारे 3,7।
ठीक है ना। ग्राफ पे बिल्कुल क्लियर होगा कि ये 7 के सामने आएगा, यहाँ ये 3 के सामने आएगा। ठीक, तो 3,7 पे आने का मतलब ये कि ये तो हमारी x की वैल्यू हो गई और ये वाली हमारी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे नंबर ऑफ बॉयज, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखेंगे। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब आप देखिए दोनों मिला के कुल कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स थे। हाँ सही है। अब देखिए लड़के ना वो 4 ज्यादा है लड़कों से, तो 3 से ज्यादा है 7 है ना, 4 ज्यादा है, तो ये लड़के 4 ज्यादा हो गए लड़कों से, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं, दो इन्फॉर्मेशन यूनिट से दो इक्वेशन बनाते हैं और उसे ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व करते हैं, जहां पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, कि 5 पेंसिल और 7 पेन को 50 रुपए के आ रहे हैं, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, और 7 पेंसिल 5 पेन कितने के आ रहे हैं, 46 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूं कि भाई एक पेंसिल की कॉस्ट तो x रुपीस है और एक पेन की कॉस्ट y रुपीस है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी ये पहले पेंसिल था ना, तो मैंने इसे पेंसिल मान लिया कि पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीस है और पेन की कॉस्ट जो है वो y। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इक्वेशन बनाना कितना आसान है इस क्वेश्चन का। देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट तो x रुपीस है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो कितना जाएगा 5x, प्लस एक पेन की कॉस्ट y रुपीस है, 7 पेन की कॉस्ट कितनी, 7 की मल्टीप्लाई y से कर दी, कितना जाएगा 7y, और दोनों मिलाकर कितने रुपीस के आ रहे हैं, वो 50 रुपीस के आ रहे हैं, तो इक्वल टू मैंने 50 लिख दिया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। ठीक, इसके बाद दूसरी इक्वेशन, दूसरी हमारी इंफॉर्मेशन है 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की आ रही है, 100 रुपीस की, 7 पेंसिल कितने आ जाएगी, 7 की मल्टीप्लाई x से कर दीजिए, कितना जाएगा 7x, प्लस 5 पेन कितने पे जाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि एक पेन y का, तो 5 पेन कितने जाएंगे 5 रुपए, और दोनों मिलाकर कितने रुपीस के आ रहे हैं, 46। तो देखिए दोनों इंफॉर्मेशन से हमारी इस तरह से इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। और अब हमें इन्हें ग्राफ पे शो करके सॉल्यूशन फाइंड करना है कि भाई एक पेन की कॉस्ट कितनी है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना, तो एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना मुझे, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि मैंने 5x को इधर रहने दिया और ये जो 7y था ना वो राइट हैंड साइड में दे दिया, तो कितना हो जाएगा ये 50 माइनस 7y। ठीक है, अब देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगी, कितना हो जाएगा, डिवाइड मार जाएगा इस तरह से 5/1। ठीक है ना, इसे मैं दोनों के लिए फॉर्म में रख सकता हूं इस तरह से कि 50/5 माइनस 7/5, 5 10 का, तो वैल्यू कितनी देगी 10 माइनस का 7y/5। ठीक, अब देखिए मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूं, तो दो पॉइंट मुझे फाइंड करने हैं इसके, कम से कम 2 फाइंड करने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप कितने कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट मिल गए ना तो हम एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक, तो देखिए मुझे जो वैल्यू पुट करनी है, राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होता है ना उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए मैंने y की जगह ना 5 पुट करा इस तरह से, तो देखिए x फाइंड, x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 10, ये लिखा 10 माइनस 7y, तो y की जगह मैंने कितना पुट करा 5/5 पहले से था, ये कट गया, तो 10 माइनस 7 बचा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं y की जगह कितना पुट कर रहा हूं, 10 पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस आ जाएगी वैल्यू, इसको फाइनली अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 10 माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 और अपॉन में कितना हो जाएगा 5, तो 0 7 का वैल्यू 0 से 0 हो जाएगा, पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी जाएगी 10 मिलेगी। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3, 1 2 3 रखने पे ना हमारा पॉइंट का आंसर आएगा, इस वजह से मैंने
और 1 2 3 नहीं रखा था, मैंने वैल्यू ऐसे भी रखी जो 5 से डिविजिबल हो जाए, तो 0 होता है ना, तो 0 आ जाता, 5 रखने पे 1 बार कट जाता, 10 रखने पे 2 बार कट जाता, तो माइनस में आता। ठीक, तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने 2 पॉइंट लिया है। अब दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें ना ये जो आ रही है वैल्यू, इसमें मैंने 7x को ही लेफ्ट में रखा यहां पर, और ये जो 5y का टर्म था मैंने राइट साइड में भेज दिया, 46 माइनस 5y। अब देखिए x इधर मल्टीप्लाई में है, वो इधर के इसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फिर 7 से ना तो 46 डिवाइड हो रहा है ना ही 5 हो रहा, तो हम दोनों के कॉमन नहीं रख रहे हैं। इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस तरह। तो देखिए ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। मुझे जो वैल्यू पुट करनी है ना, वो पुट करनी है यहाँ पर y की, ठीक है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा y है। तो सबसे पहले y के लिए 0 पुट करूँ। मैंने जैसे ही 0 पुट करा ना, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू 46 माइनस 0 हो जाएगा, 5 के मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा अपॉन 6। ठीक है, जितने ये तो कम हो गया, 46 अपॉन 7 बचेगा, 46 और अपॉन 7। अगर मैं इसे पॉइंट में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 6 जब 42, ठीक, 4 बचा 0, 7 5 जब 35। मैंने 0.6 लिख दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पूरा नहीं डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए दूसरा पॉइंट मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे रखते हैं मैंने y की जगह रखते हैं 5 रख दिया मैंने यहाँ, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह मैंने कितना पुट कर दिया 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा 7, तो 46 माइनस 25 अपॉन में 7, ये बचेगा 46 में 25 माइनस 21 और अपॉन में 7 3 आ जाएगा। ठीक, अब दोनों के सॉल्यूशन हमारा फाइंड हो गया सब। अब मैं पर ग्राफ बना रहा हूं इसका, तो ग्राफ के लिए मैंने ये लिख दी इसकी y एक्सिस, और ये हो जाएगी हमारी x एक्सिस। देखिए ग्राफ पेपर पे ना इसका डायग्राम बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पे तो लाइन तो निकले थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी देती है, ठीक है, ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो सबसे पहले मैं देखिए हमारे जोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, जो डिस्टेंस वो है ना पॉइंट हमारे 3 5 10 हो रहे, तो मैं सिर्फ 1 1 का डिस्टेंस ले रहा हूँ। यहाँ पर लिख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे 11, ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। इस तरह से सबसे पहला पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा 3,5। x एक्सिस पे कौन सा चलना है, कितनी दूरी चलनी है मुझे 3, तो x एक्सिस पे मैंने देखा 3 ये रहा, और y एक्सिस पे देखना मुझे 5, तो y एक्सिस पे 5 ये रहा, ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो x एक्सिस पे 3 y पे 5, ठीक है ना। इस 3 के सामने और इस 5 के सामने ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ना, ये 3,5 है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हमारे x एक्सिस पे चलेंगे 10 और y पे कितना चलेंगे 0, तो x एक्सिस पे हम चले 10 और y पे 0, ऊपर की तरफ हमें चलना ही है, ऊपर की तरफ नहीं चलना, y पे सिर्फ 0 है। तो ये वाला जो पॉइंट आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 10,0। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। पहले तो मैंने इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला दिया, फिर इसे भी आगे बढ़ा दीजिए और इधर इसे भी आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। इस वाली लाइन का नाम है हमारा 5x plus 7y, 5x plus 7y equal to 50, ठीक है ना। इस तरह से नाम लिख देते हैं कि ये वाली लाइन है हमारी, ठीक। अब देखिए दूसरा जो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो 6.6, 0, मतलब मुझे y x एक्सिस पे कितना चलना 6.6 समथिंग, 6 और 6.6 यहाँ हो जाएगा, 7 और 6 के बीच में यहाँ पर, और y एक्सिस पे 0 चलना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे हमें चलना नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 46/7, मैंने इसे 46/7 लेकर नहीं 0 लिया। और देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है 3,5, तो मैं x एक्सिस पे कितना चला 3 और y पे 5, तो ये वाला ही हमारा पॉइंट रखते हैं। अब देखो मुझे इन दोनों पॉइंट को मिलाना, तो एक तो पॉइंट ये रहा और एक ये रहा, इसे मैंने नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया, इसे ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ा दिया। ये जो हमारी लाइन बनी, ये वाली लाइन की हमारी ये 7x plus 5y are equal to 46।
अब देखिए जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है वो इसका सॉल्यूशन होता है। इसने काटा कहां पर है, यहीं पर 3,5 पर ये एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो ये वाला पॉइंट जो आ जाएगा ना इनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 3 क्या है, x है, और ये क्या है 5y है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंसिल की जो कॉस्ट थी वो हमने x रुपीज मान ली थी, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितने देगी 3, तो लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वो तो आ जाएगी 3 रुपीज की। कॉस्ट ऑफ वन पेन y, क्योंकि y बनाते हैं तो वो कितना हमारा 5 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find whether the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। देखिए अगर किसी भी प्लेन पर दो लाइनें दे रखी होंगी तो वो या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक पॉइंट पे। देखिए या तो कोई लाइन इस तरह से होगी कि एक लाइन ये रही और एक लाइन कहीं भी इस तरह से इसे काट सकती है, तो वो उसे एक पॉइंट पे काट सकती है। ठीक, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि भाई एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर इस तरह से चली गई। ठीक, या फिर एक केस ये हो सकता है कि एक लाइन ये रही इस तरह से, दूसरी लाइन इसके पैरेलल हो। तो किसी भी प्लेन पर दो लाइनें किस तरह से हो सकती है, पेयर की बात करें तो दो लाइनें इस तरह से हो सकती है कि वो या तो एक दूसरे को इस तरह काटेंगे एक जगह, एक लाइन ऐसे चलेगी एक लाइन ऐसे चलेगी, तो ये वो एक जगह काट सकती है, इससे ज्यादा नहीं काटेंगे। एक लाइन ऐसे जाएगी उसी के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी, या फिर एक लाइन सीधी जा रही है तो वो उसके पैरेलल चलेगी। ठीक है ना, तो इस केस में दो लाइनें एक दूसरे को एक जगह काट रही है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि पहली वाली लाइन की जो इक्वेशन होती है, देखिए स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमेशा ax by c = 0 होती है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन की। ठीक है ना, तो दो लाइन दे रखी है तो मैं इसमें a1 b1 और c1 लगा दूंगा और दूसरी लाइन के लिए a2 b2 c2 लगाऊंगा। तो ये अगर x का कोएफिशिएंट क्या होता है a1, y का कोएफिशिएंट b1 और एक कांस्टेंट टर्म होता है। इसी तरह से a2 b2 c2, इसके लिए मैं क्या कहूंगा a2x b2y c2 = 0। अब देखिए इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइन किस तरह की है। अगर a1 upon a2 बराबर नहीं रहेगा b1 upon b2 के, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस रहेगा और वो जो लाइन है ना वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट पे, तो ये वाला केस रहेगा कि दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है। अगर हमारे केस ये वाला आता है कि a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 हो जाता है, तो वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब वो लाइन में एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर जा रही है, तो उस केस में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। देखिए ये अगर लाइन ये काटे तो सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये इस जगह जा रहे तो ये सब क्या है इसके सॉल्यूशन ही है, तो कितने हो सकते हैं ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट है इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक, और अगर ये वाला केस होता है कि a1 upon a2 b1 upon b2 के तो बराबर है लेकिन वो c1 upon c2 के बराबर नहीं है, तो वो तीसरा वाला केस हो जाएगा कि ये लाइनें हमारी जो है ये पेयर ऑफ लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये लाइन इस लाइन को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो नो सॉल्यूशन। ये वाला केस होता है नो सॉल्यूशन, ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे के ऊपर जा रही है, तो ये सब इसके क्या सॉल्यूशन है, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बिल्कुल इन तीनों केसेस को देख के हमें ये बताना है कि कौन सी लाइन हमारी एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी कोइंसिडेंट लाइन है और कौन सी पैरेलल लाइन है। तो देखिए दो पेयर हमें लाइन दे रखी है, तो मैं पहली वाली लाइन में कंपेयर कर रहा हूं a1x a1 b1y c1 = 0। तो देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी, x के साथ मल्टीप्लाई में है। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर y के साथ मल्टीप्लाई में -4 और c1 हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक, इसी तरह से यहां से मैं a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर दूंगा। तो देखिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी वाली इक्वेशन की a2 से वैल्यू कितनी मिलेगी a2 b2 c2, a2 है 7, b2 कौन कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। तो सबसे पहले मैं यहाँ a1 upon a2 फाइंड कर रहा हूँ, a1 upon a2। तो देखिए कितना हो जाएगा, a1 कितना 5, a2 कितना है 7, मैंने ये लिख दिया। b1 upon b2 फाइंड कीजिए,
तो b1 कितना हमारा माइनस का 4 और b2 कितना 6, 3 2 जा 6 सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 तो कितना दिया माइनस के 2 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 फाइंड कर लीजिए आप, तो ये कितना 8 और अपॉन में माइनस का 9, ठीक है। अब आप पहले ये देखिए कि यार a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, ये तो 5.7 है, ये माइनस का 2 अपॉन 3 तो ये इक्वल ही नहीं है। हमारा पहला वाला केस में लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला केस हुआ, ये पहला वाला केस हुआ कि ये जो दो लाइनें बन रही हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक दूसरे को इस तरह से काट रही होंगी एक जगह यहां पर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो लिखेंगे सो दीज, ये दोनों जो लाइन है ना, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कि ये एक पॉइंट पर काट रही होंगी इस तरह से कि यहां कहीं पर एक जगह काट रही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें देखिए हमें दो इक्वेशन दी है, बिल्कुल इसी तरह से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करी हमने इसकी पहली वाली इक्वेशन की तो a1x b1y c1 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहला अगर ये हमारा कांस्टेंट था मगर इधर भी लिखा होता है इक्वल टू के, तो वो भी हमें इसे राइट लेफ्ट में लाना, इक्वल टू में 0 ही रखना होता है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर तब होती है, ठीक। तो अब देखिए a1 के लिए कितना लिखा हुआ 9, तो a1 हमारा कितना हो जाएगा 9, b1 के लिए क्या है y का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो c1 के लिए कितना लिखा होगा। इसकी कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर है a2 x b2y c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए x का क्वेश्चन क्या 18 है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। बिल्कुल इसी तरह से a1 अपॉन a2 फाइंड कर रहे हैं कि a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा हमारा, a1 हमारा 9 है, a2 हमारा कितना 18, 9 1 9 9 to 18, तो a1 अपॉन a2 हमारा 1 अपॉन 2 है, ठीक। मैं b1 अपॉन b2 फाइंड कर रहा हूं, b1 कितना हमारा 3, b2 कितना 6, तो 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी हमारा 1 अपॉन 2 है। देखिए ये भी 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 फाइंड कर रहे हैं, c1 कितना 12, c2 कितना 24, 12 1 12 12 24, इसका मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कौन सा केस हुआ, देखिए a1 अपॉन a2, b हमारा 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है, ये भी 1 अपॉन 2 है, इसका मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब बराबर होते हैं। और ये वाला केस कौन सा होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन होगी ना और ये वाली लाइन इस तरह से होगी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी वाली लाइन जा रही होगी इस तरह से, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पर सो दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस होती है मतलब जो दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर जा रही है इस तरह से, ठीक। तो ये वाला केस हमारा ये हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशन ये वाली गिवन है, बिल्कुल इसी तरह कंपेयर करते हैं, कंपेयर करनी है हमें। पहली वाली इक्वेशन में तो सब a1 होते हैं, देखिए a1x b1y c1 इक्वल टू 0, ठीक। तो a1 कितना हो जाएगा 6, b1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस भी आएगा यहाँ पर, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक। इसकी हम कंपेयर करेंगे a2x b2y c2 इक्वल टू 0, हमें यहाँ लिखना है कंपेयर विद, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए y के साथ को मल्टीप्लाई करके जब कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है और माइनस का भी साइन देते हैं इसका मतलब माइनस का 1 है, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक। तो सबसे पहले मैं a1 अपॉन a2 फाइंड कर रहा हूं, a1 अपॉन a2, तो देखिए a1 कितना 6, a2 कितना है 2 3 या 6 2 1 2, तो ये रहेगा 3 अपॉन 1, ठीक। अब मैं फाइंड कर रहा हूं b1 अपॉन b2, तो b1 हमारा कितना माइनस का है और b2 हमारा कितना माइनस का,
कैंसिल हो गए, तो ये भी हमारा 3/1 आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब मैं C1/C2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो C1 हमारा कितना है 10, C2 कितना है, ठीक, ये नहीं कर रहा, तो आप देखिए A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है 3/1 3/1, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे here A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। तो ये कौन सा केस होगा, हमारा पैरेलल लाइन का, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी ना ये इस तरह से जा रही होगी और जो दूसरी वाली लाइन ये है वो इसके पैरेलल जा रही है, तो कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सो these pair of linear equations are parallel to each other, parallel है एक दूसरे के, parallel है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कोई लाइन हमारी या तो ये केस हो सकता है कि एक जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है अगर ये वाला केस आ जाता है। अगर ये A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के इक्वल नहीं होता है तो हमारी क्या हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है, ठीक। तो ये 3 केस हमने पढ़े हुए थे, इसमें से कौन सा केस कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। देखिए कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि जिस केस में हमारे सॉल्यूशन निकल रहे होते हैं तो वो केस हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। तो देखिए अगर दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करे तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है कि भैया एक जगह का उसे काट रही है। ये दूसरे वाले केस में हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसमें 1 सॉल्यूशन था एक जगह काट रहा था, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर दूसरी वाली लाइन थी। तो ये वाले दोनों केस क्या कहलाते हैं, हमारे कंसिस्टेंट रहते हैं। ये दोनों केस हमारे क्या रहते हैं, कंसिस्टेंट, कि जिस केस में हमारा सॉल्यूशन निकल रहा होगा तो वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा क्योंकि लाइन एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है कहीं पर तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही, ठीक है ना। तो जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता पेयर ऑफ लाइंस का तो वो केस हमारे क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो थर्ड वाला केस जो हमारा इनकंसिस्टेंट है, तो हमें यही चेक करना है बिल्कुल। अगर ये वाले दोनों केस आ जाते हैं तब तो हम लिखेंगे कंसिस्टेंट, ठीक। अगर ये वाला केस आ जाता है तो हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। तो पहले देखिए पार्ट में दो इक्वेशन गिवन है। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ax + by + c = 0, मतलब इक्वल टू के इधर 0 होता है, बाकी सारे टर्म हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसमें इक्वल टू का 5 है तो मैं पहले इस 5 को लेफ्ट में लाऊंगा, यहाँ 7 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x + 2y - का 5 और इक्वल टू में 0। ये 5 इधर लेफ्ट में आ गया माइनस का, तो इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 2x - का 3y और माइनस का 7 और इक्वल टू में 0। अब देखिए इस वाली इक्वेशन की मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो कर लिखेंगे कंपेयर विद a1x + b1y + c1 = 0, ठीक। तो देखिए x का कोएफिशिएंट कितना 3, तो a1 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। कांस्टेंट टर्म c1 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 5, क्योंकि 5 के साथ माइनस भी लगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी कंपेयर जब करेंगे तो करेंगे a2x + b2y + c2 = 0, क्योंकि दो इक्वेशन होती है, तो हम पहली वाली इक्वेशन में तो 1 1 1 लगा देते, दूसरी वाली में 2 2 2 लगा देते, a2 b2 c2। तो a2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x का कोएफिशिएंट कितना 2, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का कोएफिशिएंट कितना -3। अगर हमारा माइनस होता साथ में तो वो भी काउंट होता, जैसे यहाँ भी हमारा 7 के साथ क्या माइनस है, तो c2 की वैल्यू जो होगी वो -7 हो जाएगी, ठीक। अब मैं फिर दोबारा से a1/a2 की वैल्यू निकालूंगा, a1/a2 कितना हो जाएगा 3, a2 की वैल्यू कितनी है, b1/b2 फाइंड कर रहा हूं, तो b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है -3, c1/c2 फाइंड कर रहा हूं, तो c1 कितना -5 और c2 की वैल्यू है -7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा 5/7। अब पहला ही वाला ये देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ये 3/2 है, ये 2 को माइनस कर दिया
तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। पहला हमने दोनों को चेक कर रहे तो पहला वाला केस हो गया हमारा, लिखेंगे हियर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो भाई इसका मतलब ये कि लाइन एक दूसरे को इस तरह से काट रही है नहीं है एक, तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा केस होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा कंसिस्टेंट, कि भाई इसका इन दोनों पेयर ऑफ लाइन का सॉल्यूशन आ रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ये दोनों वाले केस आते हैं तो कंसिस्टेंट है, ये वाला केस आता है तो इनकंसिस्टेंट है। सेकंड पार्ट को करते हैं। दो इक्वेशन गिवन है, देखिए इक्वल टू में 8 दे रखा है, पहले मैं इस 8 को लेफ्ट में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस का 3y और माइनस का 8 और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से देखिए ये 4x माइनस का 6y, ये 9 के प्लस का है, ये माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब मैं इनके दोनों की कंपेयर कर रहा हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वो होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, b1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 8। ठीक इस तरह से इसकी कंपेयर में करूंगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 हो जाएगा 4 क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना 4, b2 कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट है माइनस का 6 और c2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 9 हो जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड करना है, देखिए a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 2, a2 कितना 4, 2 1 या 2 2 2 4 तो आ जाएगा 1 अपॉन b1 अपॉन b2 फाइंड करना है। तो b1 हमारा कितना माइनस का 3 अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक तीसरा वाला केस में फाइंड करना है, यहां पे c1 अपॉन c2, ये कितना माइनस का 8 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस का 9, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचा 8 अपॉन 9 और सोल्व नहीं होगा। देखिए a1 अपॉन a2 तो हमारा 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 भी हमारा 1 अपॉन 2, ये दोनों तो इक्वल हो गए, लेकिन c1 अपॉन c2 हमारा 8 अपॉन 9 है, ये इसके इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारा केस है वो बना हियर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो लाइन है ना दोनों ये पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के, तो ये वाला केस कैसा हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कि इन वाले पेयर ऑफ इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये तो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो पहली वाली इक्वेशन दी हुई ना, तो वो देखिए 3/2 मतलब जो x का कोएफिशिएंट है ना वो एक फ्रैक्शन में है, तो पहले मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 3 बार है, 3 की मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस 3 का टेबल बड़ा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई में 5 से करें तो हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 7। 6 अपॉन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 7 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 42, और ये 42 लेफ्ट में आएगा क्योंकि मुझे सारी वैल्यू इक्वल टू के इधर चाहिए, इक्वल टू का उधर तो हमारा 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा 9x प्लस का 10y माइनस का 42 इक्वल टू 0। ठीक ये वाली इक्वेशन हमें पहले से ऐसे दी हुई है, तो ये हो जाएगा बस 14 हम इधर लेकर आना, 9x माइनस का 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0। ठीक इस वाली इक्वेशन से हमें देखिए a1 b1 c1 की वैल्यू डायरेक्ट लिखा हूं, देखिए यहां से हो जाएगी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 42। ये x का कोएफिशिएंट ये हो गया 10, ये हो गया c2 c1 हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 42। यहां से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 10 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 40। सबसे पहले मैं a1 अपॉन a2 फाइंड कर रहा हूं, तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 9 और अपॉन में 9, तो 9 बन जाए 9 9 बन जाए तो जाएगा 1 अपॉन 1। एक अब मैं b1 अपॉन b2 फाइंड कर रहा हूं यहां, तो b1 हमारा कितना 10 और यहां पे कितना माइनस, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन -9
10 1 जा 10 और ये होगा, तो ये है माइनस का 1/1, ठीक है ना। ये 1/1 है, ये माइनस का 1/1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक। C1/C2 भी फाइंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 42 और अपॉन में कितना जाएगा 40, माइनस माइनस का कैंसिल 14 3 तो ये आ जाएगा 3/। पहला वाला केस देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ना A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है। पहला वाला केस देखिए, तो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस क्या कहलाता है हमारा कंसिस्टेंट। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन है ना, इनका सॉल्यूशन निकल रहा है, ये हमारा कंसिस्टेंट है। फोर्थ पार्ट में हमें पहली इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन गिवन है, वही हमें इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो सबसे पहले देखिए इक्वल टू के राइट हैंड साइड में मुझे क्या रखना 0, तो इस 11 को उठा के मैं लेफ्ट में ला रहा हूं, तो कितना हो जाएगा देखिए 5x - 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर में कर रहा हूं, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो देखिए a1 हमारा कितना हो जाएगा 5, x का कोएफिशिएंट कितना है, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, c1 कितना हो जाएगा माइनस का 11, ठीक। इसी तरह से देखिए माइनस का 22 राइट में से लेफ्ट में ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा 6y और प्लस का 22 और इक्वल टू 0। अब इसकी कंपेयर कर रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो भाई a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 22, ठीक। फिर से हम a1/b1 सॉरी a1/a2, तो a1 कितना है 5, a2 हमारा कितना माइनस का 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो कितना देगा 1/2 माइनस का b1/b2 फाइंड कर रहे हैं, तो b1 हमारा माइनस का 3 और b2 कितना है 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब मैं फाइंड कर रहा हूं c1/c2, तो c1 हमारा कितना माइनस का 11 और c2 है 22, ये हो जाएगा 11 2 जा 22, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। अब देखिए ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2 है, ये भी माइनस का 1/2 है, तो ये कौन सा केस बन रहा हमारा, ये दूसरा वाला केस बन रहा कोइंसिडेंट लाइंस वाला। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसके, इस वाले लाइन के, तो सॉल्यूशन तो है, तो ये क्या कहलाएगा ना कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो लिख देंगे हियर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, तो ये वाला केस होता है कंसिस्टेंट। ये दोनों केस कंसिस्टेंट होते हैं और ये वाला केस जो होता है जिसमें नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ 4/3, तो सबसे पहले इसे लीनियर मतलब एलसीएम लेके ना सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 के फॉर्म में सॉरी इस 2 के फॉर्म में बना है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, तो 4x को हमारा ऐसे का प्लस इस 3 के मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा कितना आ जाएगा 3 2 जा 6y इक्वल टू 8, 3 यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा 8 से, तो कितना हो जाएगा 24, 4x का 6 ऐसे रहा इक्वल टू 3 8 जा 24, ये 24 लेफ्ट में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसकी कंपेयर करने के लिए यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a1 की वैल्यू तो हो जाएगी 4, b1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 6 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 24। यहाँ से पहले मैं 12 को माइनस इधर ला रहा हूं लेफ्ट में, तो कितना जाएगा माइनस का 12 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी जाएगी 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12, ठीक। अब मैं a1/a2 फाइंड कर रहा हूं, तो a1 तो हमारा था 4 और a2 तो हमारा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा 2/1, ये b1/b2, तो b1 हमारा कितना 6 और ये है 3, तो 6/3, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 2/1, ये हो जाएगा c1/c2, तो ये 24 माइनस का अपॉन में है माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, ये भी हमारा कितना आ गया 2/1। तो देखिए ये भी 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1 आ गया, ठीक है। तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा हमारा, यही वाला केस होगा, लिखेंगे हियर
a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और इक्वल्स टू c1/c2। तो ये वाला केस कौन सा होता है? कंसिस्टेंट होता है, मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस के। ये लाइन जो जा रही है ना एक दूसरे के ऊपर इस तरह जा रही है, तो इस तरह से जाएंगे तो ये सब क्या है, जहां पर ये लाइन जा रही है ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है।